हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम साल 2018 का यूपी टेट का मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है मैथ्स का वो लगभग थोड़ा बहुत सेम रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है इनको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक डायग्राम दे रखा है ए बी सी डी संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू एक रेखा है। वृत्त को बी बिंदु ए पर स्पर्श करती है। ए पॉइंट पर ये लाइन इसको टच करती है, स्पर्श करती है, तथा ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने एक सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, एक वृत्त के ऊपर आ रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेसेस, चारों कोने क्या है, सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत है कि जो अपोजिट कोण होते हैं, सामने सामने वाले कोण होते हैं, उनका योगफल 20 होता है, 180 होता है। तो ए प्लस सी, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। ठीक, दूसरा बी और डी भी आमने सामने वाले हैं, तो एंगल बी और डी 180 होगा। ठीक है, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, खासियत है कि जब भी ऐसा दिया होगा चक्रीय चतुर्भुज, हम पहली चीज़ क्या लिख लेंगे कि सामने वाले एंगलों का सम, सामने वाले कोणों का सम 180 होगा, योगफल 180 होगा। यानी कि b प्लस डी भी 180 है, a प्लस सी भी 180 है। ठीक है, सेकेंड चीज़, फिर हमें एक क्वेश्चन टॉपिक उसमें एक पॉइंट और दे रखा है कि सी ए क्यू या क्यू है, सी ए क्यू 70 है। सी ए क्यू ये क्या है, 70 दिया हुआ है। तो हमारा क्या है, ये सी ए क्यू, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा कोण 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी सी, इसका मान पूछ रहा है। तो इससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि कोई भी एक सर्कल होता है, उसमें अगर कोई एक त्रिभुज इस तरह से बना हो, तो अगर ये जो स्पर्श रेखा यहाँ जो कोण बनाएगी, वही कोण यहाँ पर बनता है। ठीक है, मैं जब सर्कल की वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस पॉइंट पर ये एक स्पर्श रेखा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा यहाँ पर जो एंगल बना रही है वही यहाँ पर बनाएगी। तो इस हिसाब से अगर मैं ए डी सी त्रिभुज में देखूँ, ए डी सी में इसके बाहर ये 70 बना रहा है, तो क्या डी एंगल 70 नहीं होगा, डी भी 70 हो जाएगा। तो एंगल यहाँ हमें डी क्या है, बराबर 70 डिग्री मिल गया। और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस कारण से b प्लस डी का सम 180 है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो b प्लस डी अगर 180 है, तो d हमें तो 70 दे रखा है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस के 70, यानी कि 110 डिग्री। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या चीज़ में दो चीज़ें थी, एक तो चक्रीय चतुर्भुज की वजह से ऐसा हुआ, और दूसरा कि स्पर्श रेखा जो कोण बनाती है बाहर, वो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है, तो ये बाहर वाला कोण इसके बराबर था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको लगभग हर टेट में मिल जाएगा, सुपर टेट, टेट, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, 8 पेन का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 8 पेन है, 8 पेन का सीपी बराबर
6 पेन के SP के बराबर, SP यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम अगर CP और SP का अनुपात निकालें, मैं क्या कर रहा हूँ, SP को नीचे भेज रहा हूँ, तो 8 को इसके पास भेज दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6/8 आ गया। ठीक है, हमें क्या दे रखा था, 8 की CP बराबर 6 की SP। हमें इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, 8 की CP बराबर 6 की SP। तो यहाँ से SP को नीचे बटे में ले गया और 8 को यहाँ पर, तो CP और SP का हमें अनुपात मिल गया। ठीक है, अगर मैं सीधे सीधे मानूँ, इसको हम K मान के अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा मान लो कि सामने हमारा क्या है, CP 6 है और SP क्या है, 8 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि CP 6 मान लिया मैंने, SP को 8 मान लिया, तो जो मेरा CP कम है SP ज़्यादा है, यानी कि लाभ होगा, है ना। CP कम है SP ज़्यादा है, मतलब लाभ होगा। और लाभ की प्रतिशत कैसे निकालते हैं, SP में से CP घटा के, SP में से CP घटा के बटे CP इंटू 100, ये हमारा लाभ का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 8 में से 6 गया तो 2/3, 2/6 कितना, 1/3, 1/3 इंटू 100, और ये होता है 33 1/3%। ठीक है, 100/3, 33 1/3%। कैसे, 333 जा 100, 99 और 1 100, 100/3। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट हो ना, तो वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार दोबारा समझ के देखें ये कैसे कैसे हुआ है स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। ठीक है, किसी भी, मैंने आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो हमारी वो वाली वीडियो थी आपने नहीं देखी हो, तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि उस टाइप में मैंने बता रखा है इस वीडियो में कि किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती हैं, है ना। तो हमसे दो संख्याओं के बीच में पूछा है कि कौन सा नहीं आता, तो सिंपल सा है, पहले इनको देख लेते हैं ये है क्या क्या चीज़। अगर मैं 5 से 6 को डिवाइड करूँ, 5 से 6 को डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 0.6। 5 से 3 में डिवाइड लगाऊँ तो 0.6 आ गया। 5 से 4 को डिवाइड करूँ तो 0.8 आ गया। तो जो भी संख्या 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, 10 से डिवाइड करूँ तो 0.7, ये तो आ रहा है, ये तो 0.6 और 0.8 के बीच में, मतलब ये तो है नहीं, क्योंकि नहीं आता पूछ रहा है। 29 से इसको कर रहे हैं, देखो अगर मैं 3 से देखूँ, 3 से 19, 3 6 जा 18 होता है, तो मतलब 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये 0.6 कुछ करके आएगा। समझ में आ रहा है कि 3 से 3 6 जा 18 होता है और 3 7 जा 21 होता है, तो 6 और 7 के बीच में है ये, तो 0 आ रहा है, तो 0.6 और 0.7 के बीच में है ये। ठीक है, ये भी छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसको मैं देखूं तो ये क्या है, 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 3 से 0.66 करके। ठीक है, तो 3 6 जा 18 होता है, तो और 3 7 जा 21 होता है, ये तो 18 से बड़ा है, 21 से छोटा है, अगर पॉइंट लगाएं तो हम, तो ये हमारा 0.66 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब बारी आई 16/30 की। देखो जब तीन चीज़ें हैं तो चौथा ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि 30, 3 से 16 को काटूँ 5 बार कटेगा, 3 5 जा 15 होता है, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो अगर 0 और आ रहा है तो ये आ गया 0.5 करके कुछ आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या तो इससे छोटी है, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं आ रही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या डिवाइड कर करके देखा, अगर पेपर में इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। ये 0.6 है, ये 0.8 है, इनको करके देखा हमने 0.7 लगभग 0.6 के आसपास है, 0.6 के आसपास है, ये तो 0.5 के आसपास है, जो कि इससे भी छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। तो यही हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नहीं आता पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपीज़ है, 92 रुपये है, तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 है, तो 24 पेन का मूल्य पता करना है। अच्छा, जो जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। 3 पेन
और 4 रबर, 3 पेन, 4 रबर और 2 पेंसिल, 2 पेंसिल, इनका टोटल मूल हमें क्या है 92 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, हमसे किसका पूछ रहा है, 8 पेंसिल का, 8 पेंसिल का और 16 रबर का, 16 रबर का, इसका पूछ रहा है। एक चीज़ देखो, अगर हम ध्यान से, अच्छा दे रखा है ये हमें क्या है 68 दे रखा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है 24 पेन का पूछा है। तो एक चीज़ देखो, हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, इसका ये 4 गुना है, इसका ये 4 गुना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे में 4 का गुणा करके लिख लेता हूँ। अगर हम इस पूरे में 4 का गुणा कर लूँ तो कितना आएगा 12, 4 का गुणा करूँ कितना आएगा 16, 4 का गुणा करूँ तो कितना आएगा 8, और 4 का गुणा करूँ कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ये आ गया। अब मैं दोनों समीकरणों को घटा देता हूँ, माइनस कर दूंगा दोनों समीकरणों को। तो 16 से 16 रबड़ कट गई, 8 रबड़ कट गई, और ये कितना बचा 12 है, तो ये आ गया माइनस के 12 पेन। और यहाँ पे ये कितना आ गया माइनस का 300, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 12 पेन की वैल्यू 300 आ गई। हमसे कितने की पूछी है 24 की। तो अगर 12 की 300 हैं तो 24 की कितनी होगी, डबल हो जाएंगी, यानी कि 600 की हो गई। तो 600 रुपये हमारा उत्तर है, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 4 गुना हो रहा था, उस हिसाब से हमने इंटू करके माइनस कर लिया। इसे रबड़ और पेंसिल वाली वैल्यू कट गई हैं, तो सिर्फ पेन बचा है, उससे हमने इसे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हमें दे रखा है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है तो। अच्छा, हमें 4 कंडीशन दे रखी हैं, उसमें से देख के बताना है कि किस कंडीशन से हम एक त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें, केवल 3 कोण दिए हुए हैं, हमें सिर्फ 3 कोण दिए हुए हैं, लेकिन भुजा के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। हमें सिर्फ एंगल दिए हुए हैं कि इतना इतना एंगल है, लेकिन अगर भुजा की जानकारी नहीं हो तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन फिर हम पहले बाद के ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि 2 कोण दे रखे हैं और एक भुजा दे रखी है। ठीक है, अगर एक चीज़ बताओ, मैं सेकंड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं हमने एक भुजा दे रखी है और 2 कोण है, इस पे मैं कह दूँ कि इस पे मुझे इतना कोण मिल रहा है, इस पे मैं कह रहा हूँ इतना कोण मिल रहा है, तो बन गया त्रिभुज। मतलब ये तो सही है, मतलब इसे तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। थर्ड वाला देखूँ, अगर हमें 3 भुजा दे रखी हैं, अगर 3 साइड दे रखी हैं तो 3 साइड से भी बना सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, 2 भुजा दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल दे रखा है। अगर देखो 2 भुजा दे रखी है, मान लो ये दे रखी है और ये दे रखी है, इसके बीच का एंगल पता है कि इतना चौड़ा है ये, तो इसको ज्वाइन कर देंगे तो इससे भी ट्रायंगल मिल गया, मतलब ये भी पॉसिबल है। तो बचा क्या ये, ठीक है ना। हम अगर हमारे पास सिर्फ 3 कोण दे रखे हैं कि 60 है 70 है कुछ है, तो उन तीनों से हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पास कोई भुजा की तो जानकारी है ही नहीं कि कितनी भुजा लंबी हमने भुजा रखनी है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, नहीं बना सकते ट्रायंगल, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, हमें नहीं पे भी ध्यान देना कि नहीं पूछा है क्या पूछा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमश 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना, प्रतिशत भी पूछता है कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा हमसे, लेकिन यहाँ पे गुना पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखो कि हमें मालूम है, शुरुआत में लंबाई और चौड़ाई को L और B मान रहा हूँ। शुरुआत में मैंने मान लिया कि लंबाई मेरी L है और चौड़ाई मेरी B है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल यही तो होता है फॉर्मूला। फिर क्या कह रहा है कि लंबाई 50% बढ़ा दी है, पहले L थी, फिर L का 50% मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 0 कट गया, 5 से एक बार 2 बार, तो ये आ गया L प्लस L/2, यानी कि 3/2। ये हमारी नई भुजा आ गई। ठीक है, अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो पहले B थी भुजा, अब B में 20% की वृद्धि हो गई है,
यानी कि 1 और 5, यानी कि b प्लस बी अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 1 6, 6l अपॉन 6b अपॉन 5, ये हमारी नई भुजा है। तो अगर मैं बात करूं कि पुराना क्षेत्रफल तो l इंटू बी था, अगर नया क्षेत्रफल की बात करूं तो नई लेंथ कितनी आ गई है, 3l अपॉन 2 6b अपॉन 2, तो नया एरिया कितना आ जाएगा, तो शुरुआत का पहला एरिया A1, मतलब पहला एरिया कितना है l इंटू बी। दूसरा एरिया A2 की बात करूं तो ये कितना है, लेंथ कितनी है 3l अपॉन 2, ब्रेथ कितनी आई है 6b अपॉन 5, 2 से काटो 3 बार, यानी कि 3 3 9, 9 अपॉन 5 l इंटू बी, एल इंटू बी मतलब एरिया 1, यानी कि 9 अपॉन 5 एरिया 1, मतलब हमारा एरिया, नया एरिया पुराने एरिया का 9/5 है। ठीक है, 9/5 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ये रहा, 5 1 जा 5 और 4 9, 9/5, तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी मिलेगा, मैं उसको और क्लियर करा दूंगा वहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ हमसे गुना पूछा था कि कितना गुना हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में कितना ताप होगा। अच्छा, हमसे सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में चेंज करवा रहा है। ठीक है, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला होता है कि F बराबर 9/5 इंटू सी डिग्री प्लस 32। ठीक है, ये होता है, सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो F की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमसे F दे रखा होता, C पूछा होता तो 32 को यहाँ ले जाते तो C की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है ना, तो यहाँ पर C की जगह पे हम क्या रख देंगे 37, C हमें 37 दे रखा है। ठीक है, प्लस का 32। अब मैं इसको देखूँ तो 9 से कितने बार जाएगा, मतलब 9 से कितना इंटू हो रहा है, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27 और 3 33 अपॉन 5 प्लस 32। ठीक है, तो इसको मैं देखूं ये कितने बार कटेगा, ये कटेगा 5 से 6 6, अच्छा 5 से 66.6 बार कट रहा है। इसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 5 से ये 6.6 बार कटेगा, प्लस का 32 और चल रहा है, तो ये आ गया 98.6, तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया। ठीक है, सिर्फ हमने इस फॉर्मूले में C की जगह पे वैल्यू लगा दी है, 5 से इसे डिवाइड करना है आपने, तो ये 66.6 मिलेगा, प्लस का 32 जोड़ रहे हैं इसमें, तो ये फ़ारेनहाइट में मिल गया। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमसे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डेड डैश 9 तक की स्क्वायर की वैल्यू 285 दे रखी है। तो हमसे 0.11 स्क्वायर, 0.22 स्क्वायर, ऐसे डेड डैश 0.99 स्क्वायर, इसका मान पूछा है। अच्छा चलिए देख लेते हैं। पहले चीज़ में एक चीज़ देखो, ये सब ना मुझे 11 का मल्टीपल दिख रहे हैं, है ना। इसमें 11 का इंटू हो जाए तो 11 हो जाएगा, 11 का इंटू 2 में करूँ तो 22 हो जाएगा, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या है। पहले तो सबके नीचे 100 आ रहा है ना, 2 आगे पॉइंट आया, मतलब 100 है सबके नीचे, इस तरह से है 22/100, सबके नीचे 100 है, 100 है, क्यों, क्योंकि 2 दशमलव मतलब 2 डिजिट आगे यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, 99/100। तो एक चीज़ देखो, सब में से क्या है, हमें 100 का स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, यानी कि इतना सब में से मिल जाएगा, क्योंकि सब में आ रहा है 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 सब में से मिलेगा। अच्छा, ऊपर देखो, ऊपर क्या है 11 का स्क्वायर, अगर मैं 11 का वर्ग सब में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर, 11 का वर्ग ले लूँ तो 2 का स्क्वायर, आगे डेड डैश 9 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, देखो 11 को मैं 11 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, तो 11 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अलग हो गया। 22 की जगह पे मैं 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 11 का वर्ग और 2 का वर्ग अलग अलग हो गया। 99 को मैं 11 इंटू 9 लिख सकता हूँ, तो जब वर्ग खोलूँगा तो 11 का वर्ग और 9 का वर्ग अलग अलग हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना, इस तरह से लिखा है मैंने यहाँ पे।
तो हम जानते हैं कि 11 का वर्ग तो 121 होता है, और इतने हिस्से की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है, 285, और कितना दे रखा है नीचे, 10,000। तो एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पे 4 जीरो हैं, तो मतलब 4 आगे पॉइंट आएगा, है ना, 4 आगे पॉइंट आएगा। तो यहाँ तो 5 आगे पॉइंट दिख रखा है, तो ये तो आंसर सीधे सीधे नहीं है। यहाँ 5 आगे पॉइंट आ रहा है, ये भी सीधा सीधा नहीं है। इनमें से कोई एक हो सकता है। तो अगर हम इसको इंटू करके देखें तो इंटू करके जो आएगा वो आएगा कितना, ये आएगा। इसको आप इंटू करके देखते हैं, और 4 आगे पॉइंट है तो 4 आगे लिख देंगे हम पॉइंट, तो 3485। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंटू करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इतना आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, एक राशि धन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो गई। हमने कुछ पैसा साधारण ब्याज पर उठाया और 10 साल में दुगना हो जाता है, तो वही राशि उसी ब्याज दर पर 3 गुना कितने सालों में हो जाएगी। अच्छा, हमसे ये कह रखा है कि 10 साल में तो दुगनी हुई, 3 गुने कितने साल में होगी। तो देखो, इस टाइप का एक जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि T1/T2, यानी कि समय का रेशियो बराबर n-1, n1-1, n2-1। देखो क्या है ये, पहला टाइम और पहला कितना गुना हो रहा है, 10 साल में दुगना। दूसरा दे रखा है, दूसरा टाइम है और दूसरा गुना है, ये कितना हो रहा है। तो सीधा से पुट करेंगे तो T1 कितना है, पहला कितना दे रखा है, 10 साल, और n1 कितना है, मतलब कितने गुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो 2। दूसरा हमें टाइम पूछा है, दूसरे केस में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो 3-1। तो कितना आ जाएगा, 2-1 1, 3-1 2। तो देखो T2 गुणा करेंगे 1 में तो T2, और 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20, यानी कि 20 साल, 20 ईयर्स में हमारा पैसा 3 गुना होगा। ठीक है, तो आसान सा फॉर्मूला है। T1 में n1 साथ में लेके चलेंगे कि मतलब पहले साल में कितना गुना हो रहा है, और T2 के साथ n2 लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 80 मीटर व्यास यानी कि डायमीटर, 80 मीटर डायमीटर वाला एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाया गया। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, तो एक सर्कल है, सर्कुलर ग्राउंड है, इसका डायमीटर व्यास कितना दे रखा है, 80। अगर डायमीटर 80 है तो त्रिज्या यानी कि रेडियस, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 40 मीटर। हमसे क्या दे रखा है, इसके अंदर एक वर्गाकार ग्राउंड बनाया जा रहा है मैक्सिमम साइज का। ठीक है, मैक्सिमम साइज का जब होता है तो इसकी जो डायगोनल होती है, विकर्ण होती है इस वर्ग की, वो क्या है, व्यास के बराबर होती है। ठीक है ना, जब सबसे बड़े साइज का अंदर वर्ग बनाते हैं तो इसका वर्ग की जो विकर्ण होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, और अगर देखो, अगर डायमीटर पता है हमें, डायमीटर कितनी है, 80, तो इसकी विकर्ण कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अगर हमारे पास किसी भी वर्ग का विकर्ण पता हो, तो मतलब ये डायगोनल विकर्ण पता हो, तो हम उसका एरिया जो निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है डायगोनल का वर्ग विकर्ण, डायगोनल यानी कि विकर्ण, डायगोनल का वर्ग बटे 2, एरिया बराबर डायगोनल का वर्ग बटे 2। तो डायगोनल कितनी है, 80, 80 का वर्ग कितना होगा, 6400, बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3200। तो 3200 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको ना इसकी जो है सर्कल की, ज्योमेट्री की, मेंसुरेशन की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे, ताकि आपका जितना डिटेल में जितना जानना चाहते हैं वो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको साथ के साथ समझना है तो एक वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं आप। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमसे क्या कहा जा रहा है कि 240 अंकों
कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, तो पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या होगा। अच्छा, ये कह रहा है कि टोटल मार्क्स तो 240 थे, ठीक है, उसमें से 52 अंक उसे मिले हैं, तो अगर इसको हम पाई चार्ट में बनाएं, पाई आलेख में बनाएं, तो कितना कोण होगा। एक चीज़ बताओ कि टोटल 52 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 240, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है। ये मार्क्स है, डिग्री नहीं है, ये मार्क्स हैं। 52 मार्क्स मिले हैं 240 में से। अगर हमसे प्रतिशत पूछता तो इंटू 100 करके प्रतिशत आ जाती, ठीक है ना। तो लेकिन हमसे क्या कोण पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 360 कर देंगे, ठीक है। जब भी हमें पाई आलेख में कोण ज्ञात करना हो तो कितना है, कितने में से है, और इंटू 360। अगर मैं 360 को सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 120 से ये 2 बार जाएगा, 120 से ये 3 बार जाएगा, 2 से जाएगा ये 26 बार, तो 26 गुणा 3, 26 गुणा 3 कितना हो गया, 78 डिग्री, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3, ठीक है। तो हम जैसे मान लो अगर परसेंटेज की बात होती है ना कि 70% को अगर हम उसमें लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो 70/100 मतलब 100 में से 70 है इंटू 360। यहाँ क्या दे रखा है, 52 मार्क्स हैं, 240 में से हैं, तो 52/240 इंटू 360, 52/240 गुणा 360, ठीक है। जब भी इस तरह से पाई आलेख का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, कितने मार्क्स मिले हैं, कितने में से मिले हैं, इंटू 360 करना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यदि P का P प्रतिशत 36 हो तो P बराबर होगा, हमसे ये कहा जा रहा है, हमसे क्या कह रहा है, P का P परसेंट, यानी कि P का P प्रतिशत, यानी कि P/100, इसकी वैल्यू 36 है, ठीक है। P का P प्रतिशत 36 है, तो यहाँ पे देखो मैं P का P से इंटू करूँ तो ये P² मिल गया, 100 का इधर इंटू करो 3600 मिल गया। हमें P का मान निकालना है, P² बराबर 3600 है, तो P का मतलब कितना होगा, वर्गमूल 3600 का, और हम जानते हैं कि 36 का तो 6 होता है, 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, मतलब 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 2352 बराबर 2 की घात x, 3 की घात y, 7 की घात z है, तो x + y + z का वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो पहले हमें क्या इसका प्राइम फैक्टर करना है, तो 2352 का अगर प्राइम फैक्टर हम करें तो ये आएगा 2 की घात कितना 4, 3 की घात 1, 7 की घात 2। ये कैसे आ रहा है मैं आपको करके भी बता देता हूँ कि 2352 है, अगर मैं इसको देखूँ 2 से काटता हूँ, 2 से कितनी बार जाएगा, ये 1 1 7 6, 2 से फिर से करूँ तो कितने बार जाएगा ये, ठीक है। 2 से 1156 को काटूँ तो ये जाएगा 5 17 8 और 8 बार, 2 से फिर काटूँ तो ये जाएगा 2 9 4 बार, 2 से फिर से काटूँ 1 4 7, अब ये 2 से नहीं कट रहा, तो 3 से 49 बार, 7 से 7 बार और 7 से 1 बार। देखो 7 2 बार आ रहा है तो 7 का वर्ग, 3 1 बार आ रहा है 3 का वर्ग, 3 1 बार, 4 2 1 2 3 4 बार आया तो 2 की बार 4 आ गया। अब देखो इसकी तुलना, ये इसके बराबर दे रखा है, तुलना इससे करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, 3 की पावर y है, यहाँ पर 1 है, y कितना 1 आ गया, और 7 की पावर की तुलना करूं तो z हमारा कितना आ गया 2 आ गया। हमसे क्या करवा रहा है, x + y + z, मतलब तीनों को जुड़वा रहा है, तो कितना आएगा जोड़ के 4 और 1 और 2 7, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 100 के समभाजकों की संख्या। अच्छा, तो देखो इस टाइप की क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, कितने भाजक हैं,
कितने समभाजक हैं, कितने विषम भाजक हैं। मैं आपको तीनों चीज़ें इसी में बता देता हूँ ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो पहले हमने क्या करना है, 100 के फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। तो देखो 2 से कितना 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो ये 2 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। ठीक है, अगर हमसे सारे के सारे कुल भाजक कितने हैं, टोटल भाजक पूछ रहा होता, टोटल फैक्टर पूछ रहा होता, तो हम क्या करते, जो जो यहाँ पे घात हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो जो यहाँ पर घात हैं सब में +1 करके इनटू कर देते हैं। यहाँ पे 2 में भी +1 किया, 2 में भी +1 किया, तो ये कितना आ गया, 3 × 3 यानी कि 9 आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, समभाजक। तो जब समभाजक करना होता है तो जो 2 की पावर होती है ना उसमें +1 नहीं करेंगे, वो ऐसा का ऐसा ही, और बाकी में बेशक कुछ भी 5 7 कुछ भी चल रहा हो, बाकी में +1 करना है। तो ये कितना आ गया, 2 × 3 यानी कि 6, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। अगर यहाँ पर विषम भाजक पूछा होता, विषम भाजक में क्या करना है, 2 के पावर वाले टर्म को तो लेना ही नहीं है, बाकी जो हैं सब की पावर में एक एक जोड़कर इनटू करना है। तो 5 की पावर 2 है, 2 में एक जोड़कर लिखूं तो 3 आता, यानी कि 3 विषम भाजक होते हैं इसके। ठीक है ना, तो मैंने आपको एक से ही बता दिया कि अगर भाजक पूछे कुल भाजक कितने हैं, समभाजक कितने हैं, विषम भाजक कितने हैं, तो तीनों तरह के क्वेश्चन आप अब कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है कि जो बड़ा घन है ना उसका वॉल्यूम निकाल लो, तो कितना आएगा, 15 × 15 × 15, और छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो बस। 3 है तो 3 × 3 × 3, 3 से 5 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, यानी कि 5 × 5 × 5 यानी कि 125, 125 क्यूब हमें घन मिल जाएंगे। ठीक है, क्या करना था हमने, 15 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर काटने तो कितने कट जाएंगे, तो 15 भुजा वाले घन का वॉल्यूम, ठीक है, बटे में 3 सेंटीमीटर वाले का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 15 × 15 × 15, साइड × साइड × साइड, 3 का 3 3 3, 3 से 5, 3 से 5 5, 125। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि 3 की घात 1989 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना शेषफल बचेगा, तो 3 की पावर 1989 है, इसको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर 7 है ना, तो 3 की कुछ पावर करके हम ऐसा कहीं पहुँच सकते हैं कि जो कि 7 के मल्टीपल में आ रहा हो। तो देखो हम देख रहे हैं कि 3 की पावर 3 क्या होती है, 27। तो 27 क्या है, 7 का 4 इंटू करें तो 28 के आसपास है। ठीक है, मैं इसकी एक वीडियो अलग से भी बना दूंगा रिमाइंडर निकालने वाले। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। 3 की घात अगर मैं 3 करता हूँ, मतलब ब्रेक कर लेता हूँ 3 के मल्टीपल में, तो कितने बार टूटेगा, 3 से ही जाएगा 6 बार, 6 बार और 3 बार। तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो 3 की पावर 3 है और 663 है। मैंने ऐसा क्यों तोड़ा, क्योंकि 7 का मल्टीपल 4 28, तो ये 28 के पास में है। तो ये कितना आ जाएगा, 27, 663। इस 27 को मैं 28 - 1 में तोड़ सकता हूं। ठीक है, अब जब ये 28 - 1 हुआ तो देखो 7 से 28 पूरी तरह कट जाएगा। देखो इस पर हम कर सकते हैं रिमाइंडर, जब रिमाइंडर निकालना होता है ना, वैसे तो नहीं काट सकते कि 27 इसको काट लो इसको अलग काटो, लेकिन रिमाइंडर जब निकालना होता है तो अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने वो बराबर होता है। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको करके बता देता हूँ। एक नंबर मान लो क्या है, 15 दे रखा है, एक नंबर 8 दे रखा है।
ठीक है। और इस बटे 7 करना है, तो देखो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 7/7 कट के रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 0 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन मैं अलग अलग करके देखूँ, 7 से 15 2 बार 14, एक रिमाइंडर बच रहा है। 7 से 8 एक बार जा रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये कितना आ गया, 0। देखो दोनों केस में 0 आ रहा है, या कि आप तो पूरा सॉल्व करके भी रिमाइंडर निकाल लो या अलग अलग करके रिमाइंडर निकाल लो, बात बराबर है। तो देखो अगर मैं 7 से 28 को मैं काटूँ तो रिमाइंडर 0 बचना है, तो बचा क्या, -1। -1 की घात 663। और देखो -1 की पावर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ऊपर -1 ही रहेगा, -1 रहेगा। तो 7 से हम डिवाइड करें तो डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचना है, -1 भी बचना है, क्योंकि ये तो 7 से छोटा है। तो रिमाइंडर हमारा क्या है, -1 आ गया। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव अगर रिमाइंडर आता है तो हमने क्या करना है, सिर्फ उसी को नंबर को जोड़ दो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो जोड़ेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है शेषफल निकालने की ट्रिक, इसकी मैं अलग से आपको वीडियो बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी कुछ टाइम में, ठीक है ना, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने क्या किया, 7 से डिवाइड करना था, तो 3 की घात में इस तरह से ब्रेक करो, कुछ 3 की घात 2 है या 3 है या 4 है, कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो कि 7 के किसी मल्टीपल के आसपास है। तो हमने देखा कि 7 का मल्टीपल 7 × 4 28 होता है, और 3 की घात 3 27 होता है, पास पास है। तो हम इस घात को 3 की इंटू में तोड़ लेंगे, तोड़ लिया, टूट गया ये। पर बाई चांस यहाँ पे 89 के 90 होता तो एक 3 अलग लिख लेते हैं हम उसको, क्योंकि एक 3 एक्स्ट्रा बचेगा ना, क्योंकि 89 तक तो कट रहा है। अगर 90 होता तो एक 3 बच जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 27 हो गया। 27 को तो हम 28 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 28 तक ही जाना है। अब मैंने आपको ऊपर भी करके बताया कि हम अलग अलग रिमाइंडर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 से अगर हम 28 को देखें तो रिमाइंडर 0 है, तो -1 बचा, तो -1 की घात 663, और -1 की घात एक विषम संख्या है तो -1 ही आना है। और 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं तो क्या, रिमाइंडर तो वही बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा -1 आ गया। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर है, उसको पॉजिटिव बनाना है, प्लस में बनाना है, तो उसी नंबर को जोड़ दो जिससे डिवाइड करना था। किससे करना था, 7 से, तो +7 कर दिया, तो 6 हमारा रिमाइंडर आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज के अंत कोणों का योगफल इतना दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो अगर हमारे पास टोटल दे रखा है, ये भुजा दे रखी हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × 2 × 180। ये होता है योगफल, अंत कोणों का योगफल का सूत्र। तो n क्या होती है, भुजा, नंबर ऑफ भुजा, कितनी साइड है उसकी। तो ये हमें कितना दे रखा है, 2160 दे रखा है, ठीक है। तो n - 2 180 से मैं डिवाइड लगाऊं तो कितनी बार जाएगा, 2160/180। 0 से 0 कट गया, 18 से एक बार, 18 से 2 बार, ठीक है। -2 को उधर ले जाऊंगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। यानी कि भुजा हमारी 14 आ गई। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता है कि इसके विकर्ण कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ विकर्ण का फॉर्मूला होता है n - 3/2, n - 3 × n/2। तो n कितना है, 14। 14 में से 3 गया तो 11/2, तो 7 और इंटू 11 77, यानी कि 77 डायगोनल पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर हमसे किसी क्वेश्चन में अगर हमें भुजा दे रखी है कि इतनी भुजाएं हैं और कितने विकर्ण होंगे इसके, तो ये फॉर्मूला है n × n - 3/2। तो यहाँ पे जैसे 14 आया था तो 14 और n के पे 14 रख दिया, 14 में से 3 गया तो 11/2, 2 से 7 बार कटेगा तो गुणा करके 77 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रहा है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, ऋणोत्तर मतलब नॉन नेगेटिव अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब प्राइम। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है, 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमसे इसका टोटल पूछ रहा है।
अच्छा देखो यहाँ पे 1, 11 ये तो पूर्णांक है और ये क्या है, भिन्न की फॉर्म में दे रखे हैं 1/2 1/2। तो हम क्या करेंगे, जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको तोड़ के तो अलग अलग लिख लेंगे, इनको तो देखो मैंने 1, 11 111 और इसको तोड़ के अलग लिख लिया, बाकी जो अपॉन में है उनको मैं अलग लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो आधा 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 4 बार कितना है, 2 आ गया। ठीक है, और देखो मैं देखूँ कितना आएगा, 111 में जोड़ता हूँ तो यहाँ पे देख लेता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये कितना आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1 2 3 6। तो यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं को a और b के लिए ये फॉर्मूला दे रखा है तो 9 × 10 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे स्टार की जब स्टार चल रहा है, a की जगह पे 9 है और b की जगह पे 10 है, तो यहाँ पे भी हम a की जगह पे 9 रख देंगे, b की जगह पे 10 रख देंगे, a की जगह पे 9 b की जगह पे 10। तो ये कितना आ गया 81 प्लस 100 माइनस 90। तो 181 में से 90 माइनस करना है तो कितना आएगा 91, 91 आएगा। तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो सरल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो x² प्लस xy प्लस y² हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। x प्लस वाई शून्येतर मतलब नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो रियल नंबर हैं। तो x और y की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, या x और y कभी कभी जीरो भी आ सकता है, या कभी पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है। तो हमसे कंडीशन पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, अगर x और y दोनों क्या है, जीरो, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ये हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। चाहे आप x और y की कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, x² है y², ये तो स्क्वायर हो गए, हो ही गए पॉजिटिव। ठीक है ना, तो क्या है, और x और y का इंटू करेंगे, कोई भी नंबर ले लें तो इन ये बड़े हैं, ये बड़े आएंगे, इससे घट के, अगर मान लो एक नेगेटिव भी हो तो ये घट के क्या है, पॉजिटिव ही देगा। अगर ये दोनों माइनस के हों, दोनों नेगेटिव हों, तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव मिलाकर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये तो दोनों नेगेटिव का वर्ग, ये भी पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव का नेगेटिव से इंटू करूँ तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला, जीरो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, न नेगेटिव है, तो क्या है, हमेशा धनात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो रहा है कि इस चित्र में स्टार कहाँ है, स्टार का मान पूछा है। ठीक है, स्टार की जगह पे क्या होगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये 4 और 3 7 और 6 13 और 1 14, 14 का आधा 7, 3 और 2 5, 6 और 4 10 का आधा, 7 और 8 15 30 आधा। ठीक, मतलब ये जोड़कर आधा करना है, तो कितना, इस स्टार की वैल्यू कितनी है, इनको जोड़ के आधा, 6 और 5 11 और 4 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 का आधा यानी कि 11। तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं ऐसी हैं कि a और b के लिए कि a की घात b 125 है, हम जानते हैं कि 5 की पावर 3 होता है 125, यानी कि 5 की पावर 3 हम जानते हैं कि 125 है। तो अगर a की पावर b से तुलना करो तो a कितना यहाँ पे 5, b कितना यहाँ पे 3, हमसे क्या पूछ रहा है, b की पावर a, मतलब 3 की पावर 5 पूछ रहा है। तो अगर हम 3 को 5 बार इंटू करें तो कितना आएगा 243, 3 गुणा 3 गुणा 3, अगर इनको इंटू करें 9 और 9 81 और 3 243। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। अच्छा, ऐसा नंबर बताना सबसे छोटा जो सारे नंबरों से कट जाए। तो
मतलब 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, 9 से भी, सबसे कटना चाहिए। तो देखो ये संख्या है, 9 से कटेगा क्या? नहीं कट रहा। ये कटेगा 9 से? नहीं कट रहा। ये दोनों 9 से कट सकते हैं। ये दोनों 9 से कैसे कट रहे हैं मुझे कैसे पता चला? मैंने 9 के लिए जो है डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियोस को आप ज़रूर देखें। हम अगर डिजिटों का, अंकों का योगफल अगर 9 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 9 से डिवाइड होती है। तो 5 और 4 9, मतलब 9 से होगा ये। 5 और 2 7 और 2 9, मतलब ये नंबर 9 से हो रहा है। लेकिन ये संख्या देखो 8 से नहीं हो रही है, 52 है। 8 के लिए क्या होता है? आखिरी की 3 अंक 8 से विभाज्य होनी चाहिए, तो ये तो है नहीं। तो क्या बचा? ये। ठीक है, तो देखो हमें क्या है, ऑप्शनों की मदद से भी हम क्वेश्चनों को सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फटाफट देख लें कि क्या है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, तो बचा क्या? वही हमारा आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 61 दिन है। 61 दिन का मतलब क्या होता है? 61 दिन का मतलब क्या होता है कि 7 दिन के 8 हफ्ते हो गए, 56 मतलब, और 5 दिन और, मतलब अगर मैं देखो 56 दिन बाद, अगर यहाँ से सिर्फ 56 दिन बाद की बात करता तो शुक्रवार ही रहता, है ना, शुक्रवार ही रहता। लेकिन शुक्रवार से भी 5 दिन बाद, तो शुक्रवार के 5 दिन बाद कितना होगा? शुक्रवार से शनिवार, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, यानी कि 5 दिन बाद क्या आएगा? बुधवार आएगा। ठीक है, तो बुधवार इसका आंसर है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 61 दिन को मैंने 7 के मल्टीपल में इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझे पता है कि 7 दिन का हफ्ता होता है, और 7 दिन बाद मतलब एक हफ्ते बाद दिन वही दिन लौट के आ जाता है। जैसे आज जो भी दिन है, जैसे मान लो शुक्रवार है, तो अगले 7 दिन बाद, मतलब अगले हफ्ते एक 7 दिन बाद शुक्रवार ही आएगा। तो मैंने 61 को देखा कि 56 और 5 में तोड़ सकता हूँ, तो 56 दिन बाद तो शुक्रवार ही आना है, और शुक्रवार के 5 दिन बाद देखूँ तो क्या आएगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, यानी कि बुधवार। तो बुधवार हमारा 5 दिन बाद, यानी कि 61 दिन बाद बुधवार आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ये आपस में पैरेलल है। ए बी और सी डी दो लाइन है, ये पैरेलल है, तो वाई और एक्स का अंतर निकालना है। तो एक चीज़ बताओ कि ये जो यहाँ पे इस तरह से लाइन बनती है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल, अच्छा बराबर, ये सॉरी ये नहीं, यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? ये एंगल 110 है। ठीक है, तो ये एंगल 110 है, तो ये भी एंगल 110 होगा। वर्टिकली अपोजिट कहते हैं इसे, है ना, जब क्रॉस इस तरह से बन जाता है तो ये 110 है तो ये भी 110 हो गया। और ये एंगल कितना है? y। और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो अंदर वाले कोण होते हैं इनका योगफल 180 होता है, यानी कि y प्लस 110 बराबर 180 है। तो y कितना आ जाएगा? 70 आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ में अगर देखूँ लाइन को, ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 120। और दो पैरेलल लाइन के बीच में, समांतर रेखा के बीच में अंदर वाले जो कोण होते हैं इनका योगफल 180 होता है। तो x प्लस 120 बराबर 180 है, तो x का मान 60 आ गया। तो y हमारा 70 है, x हमारा 60 है, तो y माइनस एक्स हम निकाल लें, यानी कि 70 माइनस 60 करें तो हमारा 10 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं समझनी है। क्या होता है कि इस तरह से जब बनता है तो ये सामने वाले कोण बराबर होते हैं, और समांतर रेखाओं के बीच वाले अंदर वाले जो कोण हैं इनका सम 180 होता है। इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या कहा जा रहा है कि 390 रुपये में बेचा और 20% का लाभ हुआ। हमने मान लिया, इसको आपको तो मैं दो तरीके से करके बताऊंगा आपको क्वेश्चन को, दोनों तरीका आपको समझना है, जो आसान लगे वो अपना सकते हैं। सीपी मैंने मान ली x रुपीज़,
ठीक है, कितने का फ़ायदा हो रहा है? 20% का, यानी कि प्रॉफिट कितना है? x का 20%। ठीक है, अगर हम 20 से काटो एक बार, 20 से काटो 5 बार, तो ये कितना हो गया? x/5। तो SP यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया? x में x/5 जोड़ेंगे तो हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी के बराबर दे रखी है? 390 के बराबर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 5 एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 6, 6x/5 की वैल्यू 390। अगर ये इतना है तो x कितना होगा? अगर मैं x को सॉल्व करूं, 5 से इसको गुणा करके 6 से भाग लगाना है, तो कितना आएगा? इसे आप कर लेना। तो ये 5 से इंटू का जब 6 से डिवाइड करूंगा तो 325, 325 आ जाएगा, यानी कि 325 रुपये हमारी क्रय मूल्य रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको एक तरीका और है उससे बताऊं तो देखो, वो तरीका आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन समझ में आ जाए तो वो बहुत ही छोटा सा है। इसमें क्या दे रखा है? 20% का लाभ है। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20/100, एक बार कट गया, 5 बार कट गया। 20% मतलब 100 रुपये पे 20 का फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो 5 रुपये पे 1 का फ़ायदा हो रहा है। तो ये मेरी क्या है? CP मान लूँ में से, ये SP मान लूँ से, हाँ प्रॉफिट मान लूँ, क्योंकि 5 में 1 रुपये फ़ायदा हो रहा है। तो SP कितना हो गया? SP कितना हो गया? 5 पे 1 रुपये फ़ायदा तो 6। तो CP हमारी कितनी है? 5 रुपये, 5 यूनिट। SP कितनी है? 6। तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 390। तो 6 की वैल्यू 390 है, तो 5 की कितनी होगी? तो 6 से डिवाइड कर लो तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 5 से गुणा कर दो, 325। कैसे भी कर सकते हैं आप। 6 की वैल्यू 390 है तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लो तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, लेकिन मतलब सेम ही सही है उनका, है ना। निकाल तो हम वो भी रहे हैं कि 6 की वैल्यू निकाल लो तो 5 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 6000 से बढ़कर 65,000 हो गई है तो जनसंख्या में वृद्धि निकालनी है। अच्छा, कितनी हुई है? तो अच्छा, जो पहले कितनी थी? 60,000 थी, बाद में कितनी हो गई है? 65,000 हो गई है। ठीक है, कितनी की वृद्धि हुई है? 5,000 की। ठीक है, तो प्रतिशत निकालना है तो 5,000 की वृद्धि हुई है और शुरुआत में 60,000 थे, और प्रतिशत निकालना है तो 100। 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये कितना आ गया? 50/6, यानी कि 2 से 25 बार, 2 से 3 बार। तो अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूँ तो ये कितना आएगा? 8 1/3%। तो जब वृद्धि निकालनी हो ना, तो कितने का अंतर आया? कितने का अंतर आया? 5,000 का। कितने पर आया? 6,000 रुपये आया। तो पहले 60,000 रुपये आया, 60,000 रुपये 5,000 बढ़े, तो प्रतिशत निकालना है तो 5,000/60,000 इंटू 100। ठीक है, 8 1/3%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो चावल खा जाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खाएंगे? तो उसको कई तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या है, इस खाने को ना काम मान के चल रहा हूँ। तो इसको देखो, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू H1/W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में W2। ये क्या है? मैन, आदमियों की संख्या, लोगों की संख्या, दिन और घंटे, लोग, दिन, घंटे, और W1 W2 काम। यहाँ पे घंटे से मतलब नहीं है तो इसको नहीं लिख रहे। ठीक है, मैं काम मान रहा हूँ कि मुझे 200 किलो चावल खाने हैं, या रुपए दे रखे होते कि 200 रुपये कमाने हैं, या 200 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो ये सब क्या है? वर्क मान सकते हैं हम इसे। तो मैन पहले केस में कितना दे रखा है? 40। दिन कितने दे रखे हैं? 30। काम कितना है? 200 किलो चावल खाना है। M2 कितना दे रखा है? कितने? 30। और डे हमसे पूछ रहा है, D2 की वैल्यू पूछ रहा है, और काम कितना है? 500। ठीक है, D2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, 30 से यहाँ पे 30 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 यहाँ भेज दो, तो D2 बराबर 5 का यहाँ गुणा करूँगा तो 40 इंटू 5/2।
तो कितना आएगा ये, तो 2 से कटेगा ये 20 बार, तो ये 100 आ गया। तो ऑप्शन इसे 100 कर लो, ऑप्शन 120 2 बार लिख गया था, ये हमारा आंसर है 100 डेज। ठीक है, तो सरल है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, इसका हम यूज़ करते हैं कई जगह पे जब भी इस तरह से कंडीशन बनती है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतनी दे रखी है तो इसकी भुजा निकालनी है। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालने को भी आता है, भुजा भी निकालने को आती है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो विकर्ण हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं और बाइसेक्ट करती हैं, मतलब आधा से बांटती हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ कि ये पूरी लंबाई अगर 16 है और आधे में कट रहा है तो ये कितना हो गया, 8। ये पूरी लंबाई अगर 12 है तो 12 का अगर मैं आधा देखूं तो ये कितना, 6 हो गया। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 नहीं होगा, 10 ही होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का वर्गमूल बटे में 2। ठीक है, तो d1 स्क्वायर कितना, 16 का 256, d2 12 का 144 अपॉन 2, ये कितना हो गया 400, 400 का वर्गमूल 20 अपॉन 2 यानी कि 10। अगर इसी का हमने क्षेत्रफल पूछा होता तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो d1 d2 यानी कि विकर्ण, पहली विकर्ण दूसरी विकर्ण। ठीक है, तो देखो हमने ये 30 क्वेश्चनों का एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखा और साथ साथ क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो भी जाने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर चैनल पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें और से और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।